हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? राजीव, फिर से मैं आपका नाम लूंगी। मुन्ना, अंजलि, आशुतोष और भी जिनका नाम भूल रही हूं तो सॉरी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं लाली वर्मा आप सभी 11वीं कक्षा के प्यारे प्यारे होनहार और कर्मठ विद्यार्थियों का दिल से स्वागत करती हूं। प्यारे बच्चों, और आशा भी करती हूं कि आपने सिलेबस ओवरव्यू जरूर देख लिया होगा और बहुत खुश होंगे। आपकी जो इच्छा थी, जो जिज्ञासा थी, जो रिक्वेस्ट थी, वो हो चुकी है पूरी। मैंने कहा था ना बेटा, स्टार्ट जरूर होगी, आप चिंता मत कीजिए। तो समय रहते कक्षा 11वीं बिहार बोर्ड भी आ गई है और लेकर आ गई हूं आपकी पाठ्य पुस्तिका दिगंत का पहला पाठ। नाम है पूस की रात। लिखा है प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी, जिनका नाम अपने आप में एक पहचान है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में, मृत्यु 1936 में। किसान परिवार में आपका जन्म हुआ। बचपन बहुत अभावों में बीता और भी हम पढ़ेंगे उनके लेखक परिचय में। साथ ही साथ मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि आप किसी तरह से दुखी ना हो, चिंतित ना हो। 11वीं कक्षा के मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स, सभी से मैं कह रही हूं, सब मेरे फेवरेट हो 11वीं कक्षा के, क्योंकि 10वीं में हमने बड़े अच्छे से पढ़ाई की थी। आप सब ने फुल सपोर्ट भी दिया था। आशा करती हूं कि 11वीं में भी आप इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहेंगे, जो आप सभी को 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। मैं लाली वर्मा, आपकी हिंदी शिक्षिका। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी, जो पहली बार 11वीं कक्षा में हमसे जुड़ रहे हैं, उनकी आशाओं पर भी मैं खरी उतरूंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम शुरू करते हैं पाठ पहला, पूस की रात, और जानते हैं प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में। आइए, प्रेमचंद जी का जन्म हुआ 31 जुलाई 1880। जन्म हुआ 31 जुलाई 1880। निधन हुआ 8 अक्टूबर 1936। बिल्कुल महज 54 वर्ष की आयु में प्रेमचंद जी इस दुनिया से अलविदा हो गए, कह गए। जन्म स्थान है ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मूल नाम है धनपत राय। आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से किया। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगी कि नवाब राय, जो उर्दू में उनकी जो रचनाएं हैं वो नवाब राय के नाम से मिलती हैं। वास्तविक नाम आपका धनपत राय है। हिंदी में आपने रचनाएं की हैं प्रेमचंद के नाम से। ठीक है, हिंदी में रचनाएं प्रेमचंद के नाम से, मूल नाम धनपत राय, उर्दू में रचनाएं नवाब राय से। माता पिता हैं आनंदी देवी एवं मुंशी अजायब राय। शिक्षा 1910 में इंटर, 1919 में बीए। और वृत्ति क्या है आपकी, मतलब पेशा, प्राइवेट ट्यूशन, अध्यापिकी, जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर सरकारी नौकरी छोड़ी। उन्होंने सरकारी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया था। मुंशी प्रेमचंद जी। जन्म 31 जुलाई 1880 से 8 अक्टूबर 1936। मूल नाम धनपत राय, उर्दू में रचनाएं नवाब राय से। ठीक है, और पढ़ाई के बारे में भी आपने देख लिया है। ये रहा प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। संपादन मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। वे संपादक भी रहे हैं, उन्होंने संपादन भी किया है। तो जब कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि प्रेमचंद के संपादन में कौन कौन सी पुस्तकों का संपादन किया या प्रेमचंद जी ने कौन कौन सी पुस्तकों का संपादन किया, तो मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस, ये प्रेमचंद जी के संपादक में पुस्तकें हैं। प्रमुख कृतियां जरूर देख लीजिए, क्योंकि हिंदी साहित्य से संबंधित जब भी भविष्य में भी आप जब कोई परीक्षा देंगे, यदि हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं तो प्रेमचंद जी के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। प्रेमचंद जी रचनाकारों में सभी के प्रियतम
रचनाकार रहे हैं। किसी से भी पूछिए, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने प्रेमचंद जी का नाम ना सुना हो। सच में हर बच्चे को जिसने स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ कर दी है और थोड़ी प्राइमरी कक्षा से ऊपर जो आ जाते हैं मिडिल में, वे प्रेमचंद जी का नाम सुनते हैं। प्रमुख कृतियां हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि मौलिक उपन्यास हैं। लगभग 300 कहानियां। बेटा आप सोचो, 54 वर्ष का जीवन, 300 कहानियां, कई उपन्यास, मानसरोवर 8 खंड, अनेक निबंध। निबंध की कोई संख्या नहीं लिखी है, अनेक निबंध, लेख, टिप्पणियां आदि विविध प्रसंग, 3 खंड संकलित, अनेक अनुवाद। धन्य है प्रेमचंद जी। हम धन्य हुए जो हिंदी साहित्य में आपने अपना अतुलनीय योगदान दिया। हमें गर्व है अपने आप पर कि हमारे हिंदी साहित्य में अतुलनीय रचनाकारों ने अपना योगदान दिया। आइए अब हम चलते हैं पूस की रात की तरफ। आखिर पूस क्या है? मैं आपसे पूछूं कि पूस क्या है? किसी ने ये सुना है पूस? क्या होता है पूस? घास फूस नहीं, ये पूस है, पूस, पौष भी हो सकता है। अब चलते हैं, प्रश्न के जवाब मिल ही जाएंगे। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं। भारतीय स्वाधीनता के बाद समय के गुजरने के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। कहने का तात्पर्य है कि उनकी रचनाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुकी हैं। ना केवल भारत में प्रेमचंद जी को जाना जाता है, बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रेमचंद जी का नाम सर्वोपरि लिया जाता है, सबसे ऊपर है। प्रेमचंद बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। राजनीतिक स्वाधीनता की परिणतियां शेष हैं और नवजागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानववाद के पैमाने पर अनेक तरह के रचनात्मक परिवर्तन प्रकट और प्रच्छन्न रूप में अभी जारी है और जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, प्रेमचंद और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य कि किसानों से संबंधित रचनाएं, शोषण से संबंधित रचनाएं, ऋण और पूंजीपतियों का जो एक नई सत्ता रहती थी उससे संबंधित रचनाएं जो संभवतः किसी और रचनाकार ने नहीं की हैं, इसलिए प्रेमचंद की रचनाएं सीधे दिल तक पहुंचती हैं। हमारा लोकतंत्र हमारी सफलता और सिद्धि के लिए उनके साहित्य को हम अपनी प्रेरणा, कसौटी और पैमाने के रूप में ग्रहण कर सकता है। बदले हुए और बदलते हुए समय की चेतना के साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए अनिवार्य पाठ है। इसलिए हर एक कक्षा में, यदि कक्षा 6वीं से हम बात करें, तो हर एक कक्षा में प्रेमचंद जी की रचना अनिवार्य रूप से हम देखते हैं कि हाँ, शामिल है। आखिर क्या बात है? क्योंकि उनकी रचनाएं आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक हैं। आज भी उनकी रचनाएं ऐसा लगता है कि हाँ, सच में ऐसा ही तो होता है। यदि कवियों में हम देखें कबीरदास और गद्यों में देखें हम प्रेमचंद जी, तो इन दोनों की रचनाएं अतुलनीय हैं। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों से जोड़ने का काम किया। पहले जब रचनाएं की जाती थी तो केवल मनोरंजन के लिए कि सब ठहाके लगाएं, सबका समय टाइम पास हो, लेकिन प्रेमचंद जी ने मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठकर जीवन के सार्थक रूपों से जोड़ने का कार्य किया। अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जन के मन में जागृति फैलाई कि क्या होता है जीवन, किस तरह से जिया जाता है जीवन, और समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो शोषित होकर मजबूरी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उस युग के जीवन समाज की समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों, महाजनों और सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण, निर्धनता,
अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों की पराधीनता, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद, अस्पृश्यता और अनगिनत मध्य वर्गीय कुंठाएं, इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं ने उन्हें कथा रचना के लिए प्रेरित किया हो। सच में उनकी रचनाएं केवल, या यूं कहें कि प्रेमचंद जी की रचनाओं में मनोरंजन को कोई स्थान नहीं दिया है। उन्होंने वास्तविक जीवन, मतलब जीवन की यथार्थता को प्रकट किया है, जहां पर अशिक्षा, शोषण, निर्धनता, अंधविश्वास, कुप्रथाएं, सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद, सब ऐसा लगा कि इन्हीं सब कुप्रथाओं ने, इन्हीं सब परेशानियों ने प्रेमचंद जी को लिखने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि उनकी रचनाओं में हम देखते हैं कि गरीबों के लिए एक खास सहानुभूति मिलती है। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट छपट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए। अब रुको, यहां से शुरू होती है हमारी पूस की रात। देखिए किस तरह से सर्दी से बचने के लिए एक निर्धन क्या बेटा, निर्धन कर दिया गया, जिसके पास अपनी जमीन होती थी, उसकी जमीन भी जमींदारों द्वारा छीन ली जाती थी। कारण अशिक्षा। शिक्षा के अभाव में किसानों को पता नहीं था कि ये कागजों पर जो लिखा है वो लिखा क्या है, तो जमींदार उनसे जबरदस्ती अंगूठा लगवा लेते थे और उनकी जमीनों को हड़पते जाते थे। देंगे 5 रुपए का कर्ज और लिख देंगे 50 रुपए। वो कैसे उस कर्ज को उतारेंगे? वो कर्ज उनके बेटे, पोते, पोतियां सब चुकाते रहते थे। वो बंधुआ मजदूर बन जाते थे। अब यहां पर एक ऐसे दीनहीन किसान का वर्णन है कि उसने मजूरी से एक एक पैसा काट छपट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए। ओढ़ते हैं ना कंबल, वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। इतना गरीब कि वो आंखें उठाकर भी नहीं देख पा रहा था। उसकी दीनता, उसकी गरीबी ने उसे सबके सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया था। ये कथा है एक ऐसे दीनहीन और गरीब निर्धन किसान की। पूस की अंधेरी रात। अब मैं बता देती हूं पूस। आपने बताया पूस क्या है? बेटा पूस महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कातक, अगहन, पूस जो सर्दी, जिसमें कड़कड़ाती सर्दी पड़ती है। यूं कहें हम दिसंबर जनवरी में पूस का महीना होता है और जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है। उसने किस तरह से बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए 3 रुपए कंबल खरीदने के लिए, लेकिन वो अपना कंबल भी उन 3 रुपयों से नहीं खरीद पाया। पूस की अंधेरी रात। आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। ऐसा लग रहा था कि आसमान के तारे भी सर्दी से ठिठुर रहे हैं। दांत किटकिटाने वाली सर्दी। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा है। किसान का नाम है हल्कू, जिसने 3 रुपए इकट्ठे किए थे कंबल खरीदने के लिए। जो एक गरीब मजबूर किसान हल्कू, वो बैठा है बेचारा अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा है। सिर्फ चादर। बैठा है खुले आसमान के नीचे खेत में और उसके पास कंबल तक नहीं है, सिर्फ चादर, वो भी फटी पुरानी सी चादर ओढ़कर बैठा हुआ है। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती थी, ना तो उसके कुत्ते को ना ही हल्कू को, क्योंकि कुत्ते को भी सर्दी लग रही है, वो भी कूं कूं करे जा रहा है और बेचारा हल्कू भी उस चादर में सिकुड़ जा रहा है। लेकिन खेत में है,
पूस की रात है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, हाय ये गरीबी, अब ना सताना किसी को। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, जैसे बैठकर घुटनों में गर्दन को कहा चिपकाते हुए, क्यों जबर, जाड़ा लगता है। जबर नाम है उसके कुत्ते का, ठीक है। हल्कू है यहां पर किसान, ठीक है, और जबर है कुत्ता। बेचारा वो कुत्ता भी सर्दी से सिकुड़ रहा है। अब हल्कू कहता है, क्यों जबर, जाड़ा लगता है। कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यह क्या लेने आए थे। अब तो यहां क्या लेने आए थे। अब कहने का तात्पर्य उसने कहा था कि तू घर पर ही रहे, फिर यहां क्या लेने आ गया तू मेरे साथ। लेकिन कहते हैं ना बेटा, कुत्ता से वफादार जानवर शायद कोई नहीं होता। कुत्ता अपने मालिक के लिए सब कुछ सह सकता है। हल्कू ने अपने जबर से बात की कि मैंने कहा था कि तू घर में रहे, यहां क्यों आ गया रे तू मेरे साथ। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं। अपने कुत्ते से बात कर रहा है हल्कू। जानते थे मैं यहां हलवा पूरी खाने आ रहा हूं, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। तुझे पता है कि मेरे पास ओढ़ने तक को कुछ नहीं है, तू क्यों आया मेरे पास। मेरे साथ खेत में रह जाता, घर में मैं कौन सा यहां हलवा पूरी खा रहा हूं। अब रह यहां पर, रो अपनी नानी के नाम पर। ऐसा हल्कू ने अपने कुत्ते जबर से कहा। जबरा ने बड़े बड़े दुम हिलाई और अपनी कूकों को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। बेचारा क्या करता वो, उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। बेचारा कुत्ता समझ गया कि शायद मैं कू कू कर रहा हूं, इस कारण से मेरे मालिक को नींद नहीं आ रही है। तो वो समझ गया और अपनी कू उसने बंद कर ली। कुत्ता भी समझ गया, बेटा इतना वफादार प्राणी है कुत्ता। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। हल्कू भी समझ रहा था कि ये बेजुबान जानवर मेरी पीड़ा को समझ रहा है, मेरे दर्द को समझ रहा है। इसलिए उसने अपने कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि कल से मेरे साथ मत आना, रहना घर में। यह रांड पछुआ ना जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। तो फिर एक चिलम भरूं। चिलम पिया जाता है, ऐसा मतलब कि आपने देखा होगा ना, चिलम पिया जाता है जिसमें गर्मी, शायद सर्दी से बचने के लिए। किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है और एक एक भागवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। कहने का तात्पर्य कि सर्दी में भी लोगों के पास इतना सब कुछ है कि उनको सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है, उनको सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। लेकिन यहाँ एक मैं हूं बेचारा जिसके पास एक कंबल तक नहीं है। उसे अपनी गरीबी, अपनी दीनता पर खींच भी आती है, लेकिन उसको पता है कि इस खींचने से या गुस्सा होने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें ऐसे ही रहना होगा। मजाल है कि जाड़े की गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। अब यहाँ हल्कू अपने मन में ही ये सब बातें कर रहा है कि खेत की रखवाली हम करें, फसल की सुरक्षा हम करें और मजे कोई दूसरे लूटें। क्या किस्मत पाई है हमने भी। इस तरह से बेचारा हल्कू अपने आप से बातें कर रहा है। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। अब वो जबरा से कहता है कि देखो, चिलम पीने से जाड़ा मतलब क्या है बेटा? सर्दी। जाड़ा का अर्थ होता है सर्दी। चिलम पीने से जाड़ा तो जाएगा नहीं, सर्दी तो कम होगी नहीं, लेकिन हाँ मन बहल जाएगा कम से कम, यही ठीक है।
जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। जबरा बड़े प्रेम से अपने मालिक की ओर देखता है। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहां पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। अब हल्कू कहने लगा, बस तू आज जाड़ा खा ले, कल से मैं यहां पुआल बिछा दूंगा। पुआल एक प्रकार की घास रहती है, सूखी घास। अब जब अधिक घास फूस बिछी रहेगी, गद्दा तो थे नहीं ना बेटा उनके पास, गद्दे या रजाइयां तो थी नहीं, ओढ़ने के लिए कंबल तो थे नहीं, बिछाने के लिए कोई गद्दे तो थे नहीं, तो घास फूस पर ही वो सो जाते थे। तो उसने भी कहा कि चल आज तू जाड़ा खा ले, कल मैं तेरे लिए पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तो तुझे जाड़ा नहीं लगेगा, तुझे सर्दी नहीं लगेगी। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले आया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। अब जबरा समझ रहा था कि मेरे मालिक को बहुत ठंड लग रही है, तो और पास आ गया और बिल्कुल उसके पास चिपक कर बैठ गया। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे जो कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। अब हल्कू सोच रहा था कि सर्दी लग रही है, बहुत सर्द, बहुत ज्यादा जाड़ा था, दांत किटकिटाने वाली पूस की रात है बेटा, पूस की रात कि बाहर बिना फुल कवर्ड हम जा ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते। ऐसे में हल्कू अपने खुले हुए खेत में फसलों के बीच और फसल की हरियाली, ठंडक, सिंचाई और अधिक ठंडक होती है। तो उसने सोचा कि अब सोचा उसने कि चिलम पीकर हल्कू लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे अब जो हो, हाँ अब मैं सो ही जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा, कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। लेकिन क्या करे, जाड़ा जा ही नहीं रहा था, सर्दी कम हो ही नहीं रही थी। जब किसी तरह से ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला हो। अब पशु था, कहीं भी घूमता फिरता रहता था, दुर्गंध उससे आ रही थी, लेकिन जाड़े में उसको थोड़ी सी राहत मिली, इसलिए उसने अपने कुत्ते जबरे को अपनी गोद में लिटा लिया। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अब कुत्ते के शरीर से दुर्गंध आ रही थी, गंध आ रही थी, लेकिन हल्कू उस गंध की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, क्योंकि जाड़ा और सर्दी ऐसी कि किटकिट मतलब दांत किटकिटाने वाली सर्दी, जिसमें हम घर से बाहर निकलना भी पसंद ना करें। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। अपने कुत्ता और हल्कू, मतलब हल्कू और जबरा के बीच की जो मित्रता थी कि कुत्ता चाहता तो घर में रह सकता था, सो सकता था, लेकिन मालिक को उसने अकेला नहीं छोड़ा। उसको भी जाड़ा लगता है, उसको भी सर्दी लगती है, लेकिन वो भी अपने मालिक के साथ आ गया। इतनी वफादारी। सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक, सहसा अचानक। जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। जबरा को, जो श्वान रहते हैं ना कुत्ते, उनको आहट बहुत जल्दी आती है और वो भाप जाते हैं कि आमने सामने कोई है। तो उसको किसी जानवर की आहट आई और वह झटपट झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास ना आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। हार यहां पर खेत के लिए है, खेत को कहते हैं हार, ठीक है। अब यहां पर आपने हार मतलब पराजय भी होता है, ठीक है। हार मतलब गले का हार भी होता है,
गले की माला भी होती है, और हार मतलब खेत भी होता है। समझ में आया? तो हार के 3 पर्यायवाची हैं, पराजय, गले की माला और खेत। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। वो कुत्ता जब घर में रहे या खेत में रहे, अपने मालिक के प्रति पूरी वफादारी निभाता है। ये हम सब सुनते भी आ रहे हैं सदियों से, जानते भी आ रहे हैं और अनुभव भी किया है। ऐसा ही जबरा ने भी किया। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। अब ठंडी तो बहुत थी, हवा और चलने लगी, ठंडी हवा। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था जैसे सारा रक्त जम गया। इतनी ठंड की ऐसा लग रहा है कि नाड़ियों में जो खून बह रहा है ना, वो भी जम गया। बर्फ जमाने वाली ठंडी। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे धमनियां जो हैं, वेन्स, उनमें खून नहीं बर्फ बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। अभी आधी रात भी नहीं हुई है। अभी और रात बाकी है। और रात में ठंड अपनी चरम सीमा पर होती है। सूर्योदय होते ही, सूर्य के आते ही ठंडक कम हो जाती है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब ताप लूं। तापना जानते हो ना, जब इस तरह से लकड़ियों को इकट्ठा करके ऐसे ऐसे आग जलाई जाती है ना, और आग से जब तापा जाता है सर्दी से बचने के लिए, तो उसको तापना कहते हैं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है क्योंकि वो सर्दी से बचने के लिए पत्तियों को बटोरना चाहता था कि रात तो अभी काफी बाकी है, अब रात मतलब सर्दी से बचने के लिए क्या किया जाए। तो उसने आग में तापना शुरू कर दिया। साथ ही साथ सोचता भी जा रहा है कि ऐसी आधी रात को यदि मुझे कोई पत्तियां बटोरते देख लेगा तो अरे भाई भूत है, भूत है, घबरा भी सकता है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। अब सर्दी उससे सहते नहीं बन रहा। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला जहां पर पत्तियां थीं। ठीक है, आप देखो यहां पर लिखा है उन अरहर। अरहर क्या होते हैं? तुअर दाल जिसको कहते हैं, उसको अरहर भी कहते हैं। बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, बड़े बड़े मतलब ऐसा नहीं कि वृक्ष की बात ही। तो उसमें उस पेड़ों को उखाड़ा, उसका एक झाड़ू बनाया ताकि पत्तियों को बटोर सके और चला उसकी तरफ। एक उपला, उपला मतलब कंडे, कंडे को सुलगाया और उसको हाथ में लेकर वो चलते बना कि सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके मैं ले आऊं ताकि उनसे मैं ताप सकूं और अपनी सर्दी को कम कर सकूं। ऐसा उसने सोचा और चला आगे की तरफ। ठीक है, चलो। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। अब जबरा ने जब देखा कि मेरा मालिक कहीं जा रहा है तो वो भी उसके पास हो गया और उसके साथ साथ जाने लगा। हल्कू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। आजा, चल मेरे साथ। टाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में धूप अंधेरा था, पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। एक कुछ भी उजाला नहीं था, सन्नाटा और अंधेरा। और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। अब आप सोचो, इतनी भयंकर रात, इसमें बेचारा हल्कू, उसके साथ उसका कुत्ता जबरू, दोनों जा रहे हैं पत्तियों को बटोरने। ना उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ कंबल, ना पहनने के लिए ऊनी वस्त्र, कुछ भी
नहीं है उनके पास। एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। मेहंदी के पेड़ देखे हैं क्या आप लोगों ने? जल्दी से बताओ मुझे लिखकर, मेहंदी के पेड़ किसने देखे हैं? अक्सर खेतों के आसपास जिसको मेड़ कहते हैं ना, मेड़ पर मेहंदी के पेड़ लगे रहते हैं। बचपन की बात मुझे याद आ गई, जब हम बहुत छोटे छोटे थे, रक्षाबंधन आते ही हमारी मम्मी दादी मेहंदी के पत्ते तोड़कर हम लोग ही लाते थे, फिर उसको सिलबट्टे पर पीस कर मेहंदी हाथों में लगाया करते थे। वो होती है वास्तविक मेहंदी। आज जो कहीं कोन आ गए हैं, कहीं पैकेट्स आ गए हैं, वो असली मेहंदी नहीं है। तो जल्दी जल्दी बताओ कितने बच्चों ने मेहंदी के पेड़ देखे हैं? एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हो आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे। हे प्रभु, पांव में भी कुछ नहीं था। हाथ अकड़ रहे थे, ठिठुर रहे थे, और पांव जिनमें न चप्पल थी न जूते थे, वो गले जा रहे थे सर्दी से। और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा, ऐसा विचार उसके मन में आ रहा था कि अलाव में ताप कर सर्दी को भगाएंगे। यह वह सोचता जा रहा था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार में अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। अंधकार में छोटा जो पत्तियों का जब अलाव जलाया गया तो सर्दी भी थोड़ी कम हुई, और जो रोशनी निकली वो भी ऐसा लग रहा था जैसे इस बड़े से समुद्र सागर में एक नाव हिलती डुलती जा रही है। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में जो आए सो कर, मुझे तुझसे कोई डर नहीं। ऐसा महसूस हुआ कि हल्कू अब सर्दी को चेतावनी दे रहा था, जाड़े से कह रहा था कि तू मुझे डराएगी, तू मुझे कपाएगी, तू मुझे हतोत्साहित करेगी। अरे मुझे क्या हतोत्साहित करेंगे, मैं हर एक परिस्थिति का सामना कर सकता हूं, ऐसा महसूस कर रहा था। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कू कू करके मानो अब क्या ठंड लगती ही रहेगी ऐसा जवाब दिया कि अरे मालिक, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, हम भाग गई है। पहले से यह उपाय ना सूझी, नहीं इतनी ठंड ना खाते। जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अब अलाव जल रहा है और हल्कू ने जबरा से कहा, चलो इस अलाव को कूद कर देखते हैं कि कौन इस अलाव को पार कर पाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा, जल ना जाना। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है, अगर जल गए तो मैं दवा ना। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा, बड़े ही ऐसे देखा कि क्या मैं इसको पार कर पाऊंगा, मतलब एक जजमेंट लगा रहा था, क्या मैं कर पाऊंगा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। अब घर में उसकी एक बच्ची थी, उसने कह दिया, भाई तू घर में जाकर कुछ ना कहना। यह कहते हुए वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी। आव की जो लौ रहती है उसको लपट भी कहते हैं, ठीक है बेटा, लौ जैसे। पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के गिर्द में घूम कर उसके पास आ खड़ा हुआ। अब जबरा की भी इच्छा हुई कि मैं भी अलाव को कूद कर फांदूं, उस तरफ जाऊं। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। ओ
अब जितनी पत्तियां उन्होंने इकट्ठी की थी वो जल गईं और फिर से बगीचे में अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जा रही थी उसे आलस्य दबाए लेता था। लगता था कि सो जाऊं, लेकिन क्या करें, सर्दी इतनी थी। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है, शायद नील गायों का झुंड। जंगली गाय, नील गाय। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होती है कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहां, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। यह सब विचार कर रहा है कि कहीं नीलगाय आ गई क्या। उसने जोर से आवाज लाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका, मतलब जो भ्रम था उस टूट गया और अब वो जाता है खेत की तरफ। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा है। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ता है। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो 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 लिहो, ऐसे कि भाग जाए। जबरा भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डाले हैं। यहां हल्कू इस बात से बेखबर है कि कोई नहीं है। वहां नील गाय, यदि कोई एक आध गाय या एक दो पशु कुछ होते तो कुत्ता उनको भौंक कर भगा भी सकता था, लेकिन नील गायों का झुंड था। बेचारा जबरा अकेला क्या करता। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का झोंका लगा कि वह फिर बुझते उलाव के पास बैठ गया और राख को कुरेद कर अपनी ठंड देह को फिर से गरमाने लगा और खेत की तरफ नहीं गया। जबरा अपना गला फाड़े जालता था बेचारा। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ लिया था। यहां बात आ गई है अकर्मण्यता। यदि खेत की रखवाली के लिए तुम आए हो तो फिर सारी परवाह, अपनी परवाह नहीं करना है, इसको लापरवाही कही जाएगी। कहने का तात्पर्य कि जब परीक्षा की घड़ी आ ही गई है तो आप ये मत देखो कि सुख है, चैन है, दिन है, रात है, 1 घंटे पढ़ तो लिया, पूरा जी जान लगा दो। जान लगा दो या जाने दो, फिर पछताना मत कि रिजल्ट कैसा आया। लेकिन यहां पर जो हल्कू था वो अब कुछ करना ही नहीं चाहता था, आग के पास बैठ के रहना चाहता था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो भी गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हां, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? मड़ैया का अर्थ होता है खेत में ऐसे लकड़ियों का इस तरह से बनाया जाता है और जिस पर एक ऐसा बनाया जाता है और वहीं पर सो जाता है कोई रखवाला ताकि ऊपर से देख सके। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रोंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो, क्योंकि बेचारा वो भौंक भौंक कर पस्त हो गया था। इतना भौंका, इतना चिल्लाया, लेकिन हल्कू अपनी जगह से नहीं उठा। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहां सोना तो ना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करूं मैं और इसको मजा लूटे कोई और। कहने का तात्पर्य कि हल्कू प्रसन्न था। खेत चर गई ना गाय, चर जाने दो, अब मुझे इस खेत में रहना तो नहीं पड़ेगा। एक तरफ
लेखक ने उसकी अकर्मण्यता भी दिखाई है, दूसरी तरफ उसकी मजबूरी, लाचारी, आखिर कब तक, कहते हैं ना कि अब पानी जब सर से ऊपर चला जाए तो कोई कब तक कार्य करे। हल्कू थक गया था, चूर चूर हो गया था, हार गया था कि उसका ये जो जीवन है वो क्या है, मेहनत करता है वो और मजे लूटते हैं कोई और। इसलिए उसने कह दिया कि जो भी हो मुझे चैन मिला, क्योंकि अब इस ठंडी रात में, पूस की रात में खेत में रखवाली तो नहीं करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी के इस पाठ के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कार्य करते हैं, या हम धनी हो निर्धन हो, खास तौर से धनी व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है और वो सोचता है कि ये निर्धन व्यक्ति मेरे हाथों की कठपुतलियां हैं, जैसे मैं इनको नचाऊंगा वैसे इन्हें नाचना होगा। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा औजार है जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बच्चों, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है और आप जरूर करेंगे, अपने उद्देश्यों तक जरूर पहुंचेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स है, मैं लाली वर्मा आप सभी से प्रॉमिस करती हूं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हमेशा फ्री है, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।